बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार और चिराग पासवान चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। जिस तरीके से हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार यानी भवन निर्माण विभाग द्वारा पशुपति कुमार पारस को नोटिस दिया गया। नोटिस में यह था कि कार्यालय 7 दिन के अंदर खाली कीजिए वरना जबरन खाली करवाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ये जो कार्यालय है ये आवंटित किया गया है चिराग पासवान के लिए। ऐसे में सवाल उठ रही हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां क्यों बढ़ रही है। क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ मिलकर चिराग पासवान अब एनडीए से पशुपति कुमार पारस का पत्ता साफ करने वाले हैं? क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई फैसलों की खिलाफत करते हुए नजर आए, चाहे वो लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो या और भी तमाम मामले हो, और सीधे तौर पर उन्होंने भारत बंद का समर्थन भी किया था। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के विकल्प के तौर पर पशुपति कुमार पारस को वो चेहरा बनाना चाहती है जो दलितों का वोट बैंक उन्हें दिला सके। लेकिन पशुपति कुमार पारस जहां एक तरफ कहते हैं कि मेरे मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो मैं अलग रुख अपनाऊंगा, मेरे लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं और मैं अकेले चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी सीटों पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस को अपने साथ बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल को भेजा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करते हैं। उसके बाद पशुपति कुमार पारस दिल्ली रवाना होते हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह से। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस जो बयान देते हैं वो उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह से मेरी क्या बातचीत हुई और वक्त आने पर, सही समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा। तो क्या चिराग पासवान के विकल्प के तौर पर पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है? तो क्या वही इस बात को समझते हुए चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में खुद को नीतीश कुमार के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्ती खाली करवाने का जो नोटिस जारी किया गया है कि 7 दिनों का टाइम हम आपको देते हैं, ये एक तरीके से पशुपति पारस के लिए एक पहाड़ टूटने जैसा है। लेकिन आप पशुपति पारस को देखिए कि एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन एनडीए के साथ का नारा कभी देते हुए नज़र नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने ये देखा होगा कि वो सीटों की मांग करते हुए नज़र आ रहे थे। मुझे 5 से 6 सीटें चाहिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। खासकर उन सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे जो चिराग पासवान को भी चाहिए थी, चाहे वो हाजीपुर विधानसभा सीट यहाँ पर हो, माफ कीजिएगा लोकसभा सीट हो, यहाँ पर तमाम लोकसभा सीटों पर वो चर्चा करते हुए नजर आए। लेकिन जो गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत जो फैसला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तहत सुनाया गया था वो इस आधार पर ही था कि चिराग पासवान को सीटें दी गई और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पशुपति पारस नजर आए, नाराज दिखाई दिए। उसके बाद चिराग पासवान को भी यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आए, आरक्षण के मुद्दे पर भी एनडीए को घेरते हुए दिखाई दिए। ये तक कहते हुए नजर आई कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर पासवान समाज की बात करें, जब वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार नीतीश सरकार से गुहार लगा रहे थे, चिराग पासवान की बजाय पशुपति पारस भी थे कि अगर उनकी सरकार कहना नहीं मानेगी तो वो कोर्ट तक जाएंगे। तमाम ऐसी बातें पशुपति पारस ने कही थी और आज यही पशुपति पारस हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले ही 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और पशुपति पारस ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति से कोई फैसला नहीं होता है तो अगर बीजेपी तय अनुसार उन्हें सीटें नहीं देंगी तो बगावत करने के लिए भी तैयार हैं और यही हम लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ा मौका मिल जाता है चिराग पासवान को। ये मुद्दा आपने बखूबी बताया कि जब पार्टी 2 धड़ों में नहीं बटी हुई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उस दौरान रामविलास पासवान के नेतृत्व में जो सरकारी बंगला अलॉट कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया था या दिया गया था, यहाँ पर भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, अब वो कहीं ना कहीं एक मुश्किलें खड़ी करते
करता हुआ नजर आ रहा है। उस दौरान तो पशुपति पारस रामविलास पासवान के साथ थे। जैसे ही रामविलास पासवान का निधन हो जाता है तो बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन करते हुए पशुपति पारस आते हैं, उसके बाद से ही एक जद्दोजहद शुरू हो जाती है। चिराग पासवान की तरफ से कहा जाता है कि ये हमारी पार्टी का कार्यालय है। पशुपति पारस इस कार्यालय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और आज ये हकीकत है कि ये मामला सिर्फ भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस ही जारी नहीं किया गया है, बल्कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होती हुई नजर आई। यानी कि एक बड़ा पेच फंस चुका है कि चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि जो उनका कार्यालय है या जिसमें उनके पिता की जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो कार्य किया जाता था, आखिरकार पशुपति पारस ऐसे कैसे कब्जा सकते हैं और पशुपति पारस से खाली करवाने की बात कही जा रही है। और जहां तक है नीतीश कुमार की बात, आप देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान में तनातनी रहती थी जब गठबंधन में नहीं है थे, लेकिन अब जब गठबंधन में हैं तो अब देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान हर मायनों में एक साथ नजर आते हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा सामने आया हो, कई ऐसे मामलों में अपनी सरकार को घेरा है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान नहीं गए हैं। पासवान समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी चिराग पासवान ने यह कहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद हम न्याय जरूर दिलाएंगे। तो चिराग पासवान के समर्थन में नीतीश कुमार का उतरना, बीजेपी का उतरना, यह दर्शाता है कि खुद अब चिराग पासवान की पार्टी राज्य स्तर की पार्टी के रूप में देखी जाती है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी अभी भी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हमने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ वो देखा जब क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होने का दर्जा उनसे छिन सकता है। तो ऐसे में पशुपति पारस भी चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट भी नहीं दी, इनकी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है। जो सांसद हैं वो भी चिराग पासवान से छीने हुए सांसद हैं, उनकी पार्टी से छीने हुए सांसद हैं और आज वो भी कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ा नहीं, जीता नहीं और विधानसभा चुनाव में अभी से अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ रही हैं और चिराग पासवान के समर्थन में पूरा एनडीए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार के समीकरण को साध रहे हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपने विरोधी के तौर पर देखे जा रहे पशुपति पारस को हाशिए पर धकेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पशुपति पारस रामविलास पासवान के निधन के बाद से पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में लिए बैठे थे और जिस तरीके से चिराग पासवान को नज़रअंदाज किया गया, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान अकेले अपने दम पर पार्टी को खड़ा करते हुए नजर आए और आज उनके पास 5 विधायक भी है, कई राज्यों में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी लगातार दरकिनार कर रही है और कहीं ना कहीं टिकट देने से भी इनकार कर रही है। नौबत यहां तक आ गई कि पशुपति पारस को यह कहना पड़ता है कि मैं 2025 का विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर अकेले लड़ूंगा। इसके साथ ही झारखंड में भी वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं और ऐसे में पार्टी पर इस तरीके से गाज गिरना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के संकेत दे रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जोड़ी क्या खुद अब बिहार में कहीं ना कहीं खेला करती हुई नजर आएगी। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आने वाले भविष्य में जरूर जानेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।